ओके स्टार्ट करें। चलो, हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो, क्या हाल चाल? बढ़िया और मस्त। देखिए वापस लौट आए हैं आपकी रैपिड फायर सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी। और कल आपको मैंने बताया था कि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं अच्छे अच्छे क्वालिटी के, जो चाहे नीट के हो चाहे वो जेई के हो, अच्छे क्वेश्चन सारे निकाल के हम लोग पूरे जो है वो टैली करते और फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके फिर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कल का थोड़ा सा जो हमारा ये सीरीज था थोड़ा सा लंबा हो गया था क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा ले लिए थे हमने और क्वेश्चन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे उसमें, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो हमारा वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी हो गई थी। तो आज हमने थोड़ा सा ट्राई किया है कि थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम किया है जिससे कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाए और आप उसको आराम से देखकर हर कंसेप्ट के बारे में अच्छे से क्लियर कर पाए। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो कंसेप्ट से क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन फ्लक्स के भी लेंगे। ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के। इसके बाद में ओनली फ्लक्स पे 10 क्वेश्चंस और डाल देंगे जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो, जहाँ से हमारे कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के भी क्वेश्चन है। देखो बच्चा, जीवन में हमेशा एक बात याद रखा करो, ये जो जीवन है ना किसी का दिया हुआ है और जिसने हमको ये जीवन दिया है वो हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखता है। आप लोगों को पता होगा कि ये जीवन आप लोगों को किसने दिया है, वो महान इंसान और कोई नहीं, अपने माता पिता। और वो माता पिता आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और आप पर मेहनत भी करते हैं। मेहनत उनकी किसी न किसी तरीके से हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे सपोर्टिव हो, चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे वो एक गाइड के रूप में। वो हमेशा ट्राई करते हैं कि आपका अच्छे से अच्छे तरीके से सिलेक्शन होके जीवन में आगे बढ़े, ये उनकी कामना होती है। और उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए आप भी उनसे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मेहनत करें और उनके सपनों को साकार करने के लिए हमेशा लगे रहें। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसा रोकने में आपको कोई भी समर्थ नहीं होगा और अगर आप रुक जाओगे तो आप सोच लो उनके साथ कहीं ना कहीं जो है आप लोग खिलवाड़ करें। इसीलिए मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत करें। अगर आप मेहनत करोगे तो लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही बोल दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड हम लोग बातें करने वाले हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से देखना, मैंने पहले ही बोल दिया विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स के बारे में। एक बार देखना सर अच्छे से क्लैरिटी है क्या, एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, है ना। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है, ओके, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चलो आज थोड़ा सा थीम चेंज किया है, देखते हैं अगर इसके थीम में कोई चेंज आता है तो फिर हम लोग इसको वापस चेंज कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये हमारे पास में आज का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख सके। आज थोड़ा सा चेंज किया है, क्वेश्चन को इस साइड लिया है ताकि आपको अच्छे से देख से और जब एक्सप्लेन करो तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से समझा सके। एक बार क्वेश्चन को देख ले, कौन सा क्वेश्चन लिया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो क्वेश्चन है नीट के 2018 के पेपर का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्ट क्वेश्चन भी आया है। इसमें न्यूटन्स लॉ भी लगेगा और साथ में जो हमारे पास में मोशन ऑफ इक्वेशन यानी गति की जो समीकरण होती है उनका भी यूज होगा। एक बार क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ के समझा भी देता हूँ अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुना। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको विराम अवस्था से एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर छोड़ना है, लेकिन उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो ऊपर की तरफ है। ये पहली बात बोली। फिर क्या किया, इसके विद्युत क्षेत्र को इस वापिस हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और फिर प्रोटॉन को छोड़ दिया और अपने को बता हाइट दोनों की सेम रखी।
तो अपने को बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या चाहे वो प्रोटॉन हो, दोनों में से कौन सा पार्टिकल जो है वो सबसे पहले पहुंचेगा या कम समय में पहुंचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप इसको डायग्राम के लिए देखें, डायग्राम बनाए दोनों तरीके से, क्या क्या कहा है। तो सबसे पहली चीज इसने बोला है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएं। उसके बाद में बोले कि इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आप लोगों ने इसको फ्रीली मूव किया है, और जब किसी भी पार्टिकल को फ्रीली मूव करते हैं तो कौन सी वेलोसिटी, कौन सा वेग जीरो होता है, उसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होने वाली है बेटा, जीरो, यानी यू इसका क्या होने वाला है प्यारे बच्चे, जीरो। और इस तरीके से इस पार्टिकल को नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम क्या है बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज एफ बराबर क्यू। इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा जो एफ बराबर क्यू होगा, और ये नीचे की तरफ लगेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। अब सेम चीज और सेम कहानी थोड़ी सी देखते हैं वापिस। अब हम लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते, थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं ना प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। अब हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी। ये लो, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और हमने एक पार्टिकल प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मैं इसको प्रोटॉन P प्लस लिख देता हूँ, है ना। तो ये भी कहाँ आएगा बेटा, नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ आए, इसको कौन सा फोर्स लगेगा, बोलो F बराबर Q। तो दोनों में फोर्स तो सेम ही। तो ये इसमें क्या था, इस कंसेप्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की तरफ था, और यहाँ से फ्रीली मूव किया गया इलेक्ट्रॉन को। इस कंसेप्ट में इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और इसको यहीं से आप लोगों ने फ्रीली मूव किया गया। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो। और प्यारे बच्चे इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब आप लोगों को पता हो कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ लगाने से पहले एक बात ध्यान से सुनना, आप लोगों को पता हो कि कुलाम्बीय फोर्स जो होता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है आपके ग्रेविटेशन फोर्स के कंपेयर में। इसीलिए यहाँ पे ग्रेविटेशन स्मॉल जी जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और ऐसा होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ से F बराबर क्या आ जाएगा बेटा, F बराबर m ए आएगा प्यारे बच्चे। तो F जो है वो किसके बराबर है बेटा, QE के बराबर। तो QE बराबर क्या आ गया बच्चे, QE बराबर आ गया m। अब यहाँ पे चार्ज के रूप में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो E मल्टीप्लाई E किसके बराबर आ गया बच्चे, m के बराबर। यहाँ से वैल्यू मिली। और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिली। अब यहाँ पे कौन से पार्टिकल की लिए बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन। तो मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ए निकालना है ना, सॉरी बच्चों। तो ए के में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू हमारे पास में बन जाएगी इस तरीके से। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा इस तरीके से, ई डिवाइडेड बाय। अब सेम कहानी इसमें करेंगे। सेम कहानी करोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। F बराबर क्या बनेगा बेटा, F बराबर बन जाएगा ma। सेम चीज़, तो A बराबर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो A बराबर यहाँ पे बन जाएगा E डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये इसका आइसोलेशन आया और ये इसका आइसोलेशन आया, दोनों के आइसोलेशन आप लोगों ने निकाल दी। तो ये जब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का केस है हमारे पास में, ये जो हमारा केस है वो इलेक्ट्रॉन का केस है, और ये जो केस है हमारा प्रोटॉन का केस है। और दोनों के केस में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है बच्चा, जीरो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारे पास, इसको थोड़ा और आगे लेते हैं, आगे करने की कोशिश और ट्राई करते हैं हम लोग। ध्यान से देखना बच्चे। देखो, इलेक्ट्रॉन की कहानी वापस यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और प्रोटॉन की कहानी को वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
दोनों के केस में हम लोगों ने क्या निकाला, अभी तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला, यानी कि दोनों के लिए जो त्वरण मिलना चाहिए वो त्वरण हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला। त्वरण की वैल्यू क्या आई थी, तो त्वरण की वैल्यू आई थी इसके लिए A बराबर E डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए प्यारे बच्चों जो वैल्यू आई थी A बराबर E डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों के लिए आगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता है चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों का चार्ज सेम होता है, कितना होता है बच्चा बता दो। हाँ आप बताइए सर। 1.6 गुना 10⁻90 आगे कूलम। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये तो आपको मिल गया चार्ज, और दोनों के केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड को चेंज नहीं किया, इसमें लिखा हुआ भी था क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू कांस्टेंट थी, दोनों में सेम थी। तो कहानी कहाँ से बदलेगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन से। अब हम लोग मोशन की, जब हमारे पास में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तब हम लोग गति की दूसरी समीकरण लगा सकते हैं। क्या समीकरण होती है बोलना, तो मोशन की सेकंड इक्वेशन बच्चा बताना, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेरी गुड। अगर हम लोग यहाँ पे गति की दूसरी समीकरण लगाने की कोशिश करें तो गति की जो दूसरी समीकरण होती है प्यारे बच्चों, वो हमारे पास में होती है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और हम दोनों को पता है कि इस चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों को एक h हाइट से हम लोगों ने रिलीज किया था, यहाँ हम लोगों ने मुक्त रूप से छोड़ा था। अगर हमने ऐसा किया है इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरा, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 और h हाइट से हम लोग काम कर रहे हैं प्यारे बच्चे। क्या कहा, ध्यान से सुनना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 है और h हाइट से हम काम कर रहे हैं तो h बराबर ये तो कितना बन गया प्यारे बच्चे, 0 बन गया, 1/2 a एक्सेलरेशन हमने निकाल रखा है मल्टीप्लाई t स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसको t1 टाइम दे देते हैं। ठीक है, तो t1 किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से t1 स्क्वायर कितना बनेगा प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। t1 स्क्वायर बराबर 2 का मल्टीप्लाई ऐसे होगा तो 2h डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा a। इसको थोड़ा और वैल्यूज रख देते हैं तो 2h डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास में क्या है बच्चा, e डिवाइडेड बाई m। तो m कहाँ चला जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास में t ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। t ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला बच्चे, तो t ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिला वो मिला अंडररूट ऑफ 2h me डिवाइडेड बाई e गुणा e। ये अपने को मिला t ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से t ऑफ प्रोटॉन निकालो, तो सेम तरीका यूज करोगे, फॉर्मूला यही लगाओगे वापस, तो S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही फॉर्मूला आप लोग लगाओगे। अब क्या होगा, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी बेटा, 0। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 बन जाएगी उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना, तो h बराबर 1/2 a ऑफ t स्क्वायर, सेम चीज़ आएगी। तो यहाँ से t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से t का फॉर्मूला बन जाएगा अंडररूट ऑफ 2h mp डिवाइडेड बाई e गुणा e। ये बन जाएगा प्रोटॉन का आपके पास में टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड किसका है बेटा बताना, इलेक्ट्रॉन का, और ये टाइम पीरियड किसका, प्रोटॉन का। देखो 2 इसमें भी कांस्टेंट है, 2 इसमें भी कांस्टेंट है, बराबर आ रहा है। h इसमें भी सेम हाइट है, इसमें भी सेम हाइट है, e चार्ज दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है दोनों की। तो एक्चुअल में t किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर। एक्चुअल में अगर हम लोग ध्यान से देखें प्यारे बच्चे, तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी मेरे प्यारे बच्चों, कि जो t है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है अंडररूट ऑफ m पे। यानी t उसका ज़्यादा होगा जिसका मास पार्टिकल का ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मास ज़्यादा होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन हमेशा ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि इसका मतलब रूट ऑफ mp की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ज़्यादा, किसके कंपेयर में, रूट ऑफ me से। यानी कि टाइम पीरियड प्रोटॉन का ज़्यादा आएगा, किससे बेटा, टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन से। तो ज़्यादा समय किसको लगेगा, प्रोटॉन को। क्या कहा, ज़्यादा समय किसको लगेगा, प्रोटॉन को। कम समय किसको लगेगा, इलेक्ट्रॉन को। यानी इलेक्ट्रॉन कम समय में ही पहुंच जाएगा, किसके कंपेयर में बोलो रे, प्रोटॉन के कंपेयर में।
एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, मैं वापस भी समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। क्या इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या, ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते। नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड था, यहाँ से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को जो है वो फ्रीली मूव किया। जैसे इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बोलो 0। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसका नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F बराबर QE। और मैंने कहा था कि यहाँ पे डोमिनेट कौन होगा, यहाँ पे आपका कुलाम्बीय फोर्स जो ज़्यादा डोमिनेट होगा, किसके कंपेयर में, ग्रेविटेशन के कंपेयर में। इसीलिए स्मॉल g को हम लोगों ने पहले से ही नेगलेक्ट कर लिया, और पहले से ही नेगलेक्ट करते हुए न्यूटन के सेकंड लॉ से F बराबर क्या निकाला, ma। यहाँ से वैल्यू निकाल के आइसोलेशन निकाला। अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, और किसको फ्रीली हम लोगों ने जो फ्री कर दिया, प्रोटॉन को। तो सेम कहानी यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी आइसोलेशन निकाला। अब यहाँ पे आइसोलेशन निकालने के बाद में हम लोगों ने क्या कहानी की प्यारे बच्चों, तो ये रहा आइसोलेशन इलेक्ट्रॉन का प्यारे बच्चे, और ये रहा आइसोलेशन हमारे पास में प्रोटॉन का। उसके बाद हम लोगों ने आइसोलेशन कांस्टेंट है, तो हम लोगों ने मोशन की सेकंड इक्वेशन काम में ली, और सेकंड इक्वेशन क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, यहाँ से हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास में ये है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया, वहां से हम लोगों को एक चीज पता चली कि टाइम पीरियड जो है वो बेसिकली डिपेंड करेगा मास पे, यानी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसको टाइम पीरियड ज्यादा लगने वाला है, किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में भाई, जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, जिसका मास कम हो। यानी प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा। यानी कि प्रोटॉन को टाइम क्या लगने वाला है, ज्यादा, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को बहुत कम समय लगेगा, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, सॉल्यूशन को थोड़ा सा साइड में आ जाए, ठीक है, आराम से देख लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक बार मैं क्वेश्चन भी वापस बता देता हूँ। चलो ये रहा क्वेश्चन, अच्छे से देख लो। एक बार क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। क्वेश्चन देखने के बाद इसका पूरा सॉल्यूशन का आप लोग डिस्क्रिप्शन देखो, किस तरीके से क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट आपको लगाना है। तो आपका जो कंसेप्ट है ना बेटा, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिफाई होना चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखना। उसके बाद में हमने ये चीज़ें अप्लाई की, और ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद टाइम की जो डिपेंडेंसी थी वो हमारे पास में किसके ऊपर थी, मास के ऊपर। और वहाँ से हमने पता लगाया कि किसको टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा और किस पार्टिकल को टाइम पीरियड कम लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। इसके आंसर की बात करोगे तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरने में लिया गया समय, किसके कंपेयर में बेटा, प्रोटॉन को गिरने में लिए गए समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन को कितना समय, तो इलेक्ट्रॉन को कम समय लगेगा, किसके कंपेयर में प्यारे बच्चों, प्रोटॉन के कंपेयर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। ये नीट 2018 में से सवाल उठाया गया, बहुत अच्छा और प्यारा और क्वालिटी क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस साल ऐसा ही आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाए जब आप लोग नीट का पेपर दें, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे बात करते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलो क्या हुआ भाई, घबरा क्यों रहा है, सर क्वेश्चन टफ बहुत ज्यादा था सर, इसको देख के। अरे डरो मत, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हुए उसका डायग्राम बनाया करो सबसे पहले, और उसके बाद में जो पैरामीटर काम आ रहे हैं वो लिखो, और वहां से फॉर्मूला लगाते उस कंसेप्ट से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। और अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ये बात, ठीक है। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन है, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअल में हमारे पास में कर्नाटका के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है हमारे पास में, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को 1995 में भी आया है, उस समय आप होंगे या नहीं होंगे क्या पता, तो पता कर लेना अपनी डेट ऑफ बर्थ से, आपका उस समय जन्म हुआ था कि जब ये क्वेश्चंस आपके नीट में था। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हम थोड़ा साइड में एक मैं कैमरा एंगल से कर देता हूँ, एक सेकेंड। भाई मैं क्या
चाह रहा हूँ, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए, साइड कर दीजिए, बस हो गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, देख लो आप एक बार सर, ठीक है, चलो ओके, रिकॉर्ड हो रहा है जैसे, चलो बहुत थैंक यू। तो हमारे एक भाई साहब है यहाँ पे जिनका नाम है चंदन जी, बहुत अच्छा मतलब है ना काम करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से काम, तो मेरे अकेले से इतना होता नहीं था, तो मेरे को एक भाई को लाना पड़ा ताकि वो यहाँ की देख रेख कर पाए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिक्स होता है, इस क्वेश्चन का कुछ लोग आंसर भी ध्यान में रखते हैं, हम पहले आंसर की तरफ नहीं जाएंगे, हम पहले क्वेश्चन को करने के ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहला, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, डायग्राम बनाया करो, कोई भी क्वेश्चन करते हो आप सबसे पहले डायग्राम से रिप्रेजेंट किया करो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या है, एक स्मॉल क्यू चार्ज को आप दो समान आवेशों के कैपिटल क्यू के जस्ट बीच में रखा है। तो ऐसा मान लीजिए कि आपके पास में दो चार्ज हैं, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, दूसरे चार्ज की भी वैल्यू सेम है, और वो भी हमारे पास में कितनी है प्यारे बच्चे, दूसरे चार्ज की भी जो हमारे पास में वैल्यू है वो भी है हमारे पास में कैपिटल क्यू। इस तरीके से दो चार्ज हो गए, इनके जस्ट सेंटर के अंदर दोनों लाइन को मिलाने वाली सेंटर लाइन पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे एक चार्ज रखा गया है जिसकी हमारे पास में वैल्यू दे रखी है स्मॉल क्यू, ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। और इन दोनों के चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो क्वेश्चन के अंदर अपने को जो दे रखी है वो स्मॉल r दे रखी है, ठीक है, हम लोग यहाँ से मान लेते हैं स्मॉल r। इन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है, ये जो इक्विलिब्रियम दे रखा है वो बेसिकली साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में कहने का मतलब है इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स आने वाली है वो जीरो। तो ये तो बात इन्होंने पहले से ही बोल दी कि इस पॉइंट पर अगर हम बात करें नेट फोर्स की वो तो ऑलरेडी जीरो है, यानी अगर यहाँ से यहाँ के कंपेयर में फोर्स निकाले और यहाँ से यहाँ के कंपेयर में फोर्स निकाले वो तो जीरो ही आना है, क्यों, क्या बनेगा के क्यू क्यू बट्टे r/2 का स्क्वायर, के क्यू क्यू बट्टे r/2 का स्क्वायर। तो क्यों ना हम इस सामने को पॉइंट ए और बी पे शिफ्ट कर दें, ऐसा करके देखते हैं। एक बात सोचो, ये आपने स्मॉल क्यू रखा है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू का मतलब है नेचर निकाल सकते हो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये आप फाइंड कर सकते हो क्या। तो अब एक बार करके देखते हैं, ये कैसा चार्ज है प्लस क्यू, ये भी कैसा है प्लस क्यू, तो यहाँ से रिपल्सन फोर्स लगनी है इधर। अब यहाँ पे अगर नेट फोर्स जीरो करनी है तो फोर्स किधर की तरफ लगनी चाहिए, इधर की तरफ। इधर की तरफ यदि फोर्स लग गया, क्या कहा प्यारे बच्चे, अगर इधर की तरफ फोर्स लगे तो फोर्स ऑलरेडी जुड़ जाएगा, लेकिन अपने को तो क्या करना है, जीरो करना है। तो जीरो करना है इसका मतलब फोर्स कहाँ लगना चाहिए, इधर। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा, नेगेटिव। तो यहाँ से एक बात फिक्स होगी कि इसकी वैल्यू तो होगी हमारे पास में नेगेटिव, ये बात फिक्स होगी। अगर नेगेटिव होगी तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा बच्चे, तो यहाँ से ये डिस्टेंस बन जाएगा r/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके निकालते हैं। तो सबसे पहले एक फोर्स को देते हैं फोर्स नंबर 1, इसको लिख देते हैं फोर्स नंबर 2। इन दोनों के कारण लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चे, बराबर होनी चाहिए, यानी F1 का मान होगा F2 के। F1 किसके बीच में, Q और Q के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास में बनेगा K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू K Q डिवाइडेड बाई कितनी डिस्टेंस बन जाएगी, r/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से बनेगा, है ना। अब ध्यान से देखना, K से K क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये K ने K को कैंसिल आउट कर दिया, Q ने Q को कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ से क्या बचा बेटा, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू बची उस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। उस वैल्यू को लेकर तो हमारे पास में बची बेटे Q/r² दैट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला गया, 4Q डिवाइडेड बाई r²। अब क्या हुआ प्यारे बच्चे, r² ने r² को लपेट लिया। अगर r² ने r² को लपेट लिया तो 4Q बराबर कितना आ गया बेटा, Q। तो Q बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चे, Q/4। इसकी वैल्यू आई Q/4। लेकिन नेचर मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका नेचर कैसा होना है प्यारे बच्चे, नेगेटिव। यानी मेरे पास में जो Q आएगा, स्मॉल q जो आएगा प्यारे बच्चे वो आएगा -KQ/4। जो मैंने पहले ही कह दिया था कि इसकी जो
हमारे पास में नेचर है वो नेगेटिव है। बस कुछ नहीं किया है, जनरली हम लोग यहाँ पे साम्य को इक्विलिब्रियम को लेते हैं, तो इस बार हमने इस पॉइंट पे लिया है और इस पॉइंट पर लेकर दोनों फोर्सेस को इक्वल करके हमने स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाली और सीधा लोग याद भी रखते हैं -q/4। कुछ लोगों के दिमाग में इसको फिट भी रखते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम साम्य में है, इक्विलिब्रियम में है, तो वहां पर हमारे पास में जो चार्ज की वैल्यू आती है वो -q/4 आती है। अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नीट के क्वेश्चन है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर जो एग्जाम होता है वहां से उठा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है और आपको इसका आंसर भी दिख रहा है। जल्दी से इसको कर लीजिए और करके बताइए, फटाफट लिख दीजिए। इसको लिखना बेटा साइड में होने का एक रीज़न आप अच्छे से देख पाओ, और कोई रीज़न नहीं है मेरा, यहाँ पे ध्यान रखना। चलो अच्छे से देख लिया, इधर हो जाते, चलो इधर हो, देख लो भाई। अच्छा बीच में आ रहा है ना, हाँ थोड़ा साइड में हो सकता है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अरे भाई साहब आप ही साइड में हो जाओ। लो भाई क्वेश्चन तक तो हो जाऊँ अब तो, ठीक है, ओके। तेरे चेहरे के होश क्यों उड़े हुए भाई? सर बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहे हो। अच्छा, ये अगर डिफिकल्ट होगा तो जेई लेवल के क्वेश्चन कैसे करेगा मेरे भाई, बता। हाँ, तो मेहनत कर, अच्छे से क्वेश्चन को समझ, बार बार इस क्वेश्चन को देख। जैसे बार बार क्वेश्चन को देखेगा तो अच्छे से क्वेश्चन हो भी जाएगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है तेरे को। इतना कोई मैंने है ना वो रॉकेट लॉन्च की क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे जो इतना घबरा के मुंह फुलाए हुए बैठे, टेंशन मत ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। अब लोग थोड़ा से आगे बढ़ते क्वेश्चन की क्लैरिटी चेंज करते। अब हम लोग आगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पर। आप लोगों को पता हो कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, तो आप लोगों को पता भी होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी सरफेस जो होती है उस सरफेस से गुजरने वाली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के जो नंबर्स होते हैं, उनकी जो संख्या होती है, वो हमारे पास में क्या होती है प्यारे बच्चे, वो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है। अब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात आई है, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से होती है? वो होती है हमारी फाई इलेक्ट्रिकल, दैट इज इक्वल्स टू E.ds। यही होता है E.ds। अब E और ds के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? तो ds जो लेते हैं बेसिकली एरिया वेक्टर होता है, यानी कि ये आपकी जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेके, तो वो वेक्टर कहलाएगा एरिया वेक्टर। तो उस एरिया वेक्टर और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो हमारा ये दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा होगा। तो फाई ई बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है EDS कोस थीटा। थीटा किसके बीच में? इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है ना। तब आपको ट्राई करना है कि यहाँ पे जैसे देखो कि सरफेस के साथ में इसका एंगल दे रखा है इलेक्ट्रिकल फील्ड का ई, लेकिन अपने को सरफेस के साथ में नहीं चाहिए, अपने को इसका एरिया वेक्टर चाहिए। एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे? तो एरिया वेक्टर सिंपल सा, आप ध्यान से देखो कि ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, अच्छे से देखो, ये एक सरफेस मान लो। अब इसके परपेंडिकुलर कैसे पॉसिबल है कोई भी वेक्टर? यहाँ तो ऐसे पॉसिबल है या इसके अंदर की तरफ पॉसिबल है। तो अगर ये बाहर की तरफ पॉसिबल, इसका इस सरफेस के साथ में कितना एंगल बना, ध्यान से देखो कितना एंगल। इसको मैं इस चीज़ को यहाँ से घुमा के ऐसे कर दूँ तो आपको खुद को दिख रहा है कितना एंगल बना, 90। यानी यहाँ पे हमारे पास में जो थीटा है वो कितना है प्यारे बच्चों, 90। अब 90 आ गए तो फाई ऑफ इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा? EDS cos ऑफ 90। और cos 90 कितना होता है बता तो बेटा? 0 होता है। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी प्यारे बच्चों? 0। तो कुछ लोग ऐसा नहीं कि देखो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना ऑप्शन के अंदर EDS एरिया वेक्टर निकाला, L लेंथ थी, L इंटू L स्क्वायर कर दिया, लेकिन बच्चों जो E इंटू L स्क्वायर हो जाएगा। देखो cos थीटा भी किया, देखो sin थीटा भी किया, लेकिन आंसर क्या है बेटा? शून्य। ध्यान रखना अच्छे से। इस क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, देख लो जल्दी से। अब दिख रहा है ना? चलो अब देखना ध्यान से, खा ऐसे ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं, सेम क्वेश्चन ही है। देखो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये जरूर होता है कि जिस भाग से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन गुजरती है ना, उतना ही एरिया लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इस तरीके से गुजर रही है ना, और एरिया वेक्टर तो आपको पता है इसके परपेंडिकुलर ऐसा ही होना है। तो चाहे इतने भाग से हो चाहे इतने भाग से हो, एंगल तो 90 आना है। और थीटा यदि आपका 90 आना है, तो
अभी जस्ट करके आए कि थीटा यदि 90 होता है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। अभी जस्ट देखे हैं, अगर हमारे पास में थीटा 90 होता है तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। तो बताने की जरूरत इसमें भी नहीं, सेम क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। आधे भाग में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन गुजर रही और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको लोग पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगी क्वेश्चन के अंदर से, ठीक है। देख लीजिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पता है क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं। वहां पे आपके दिमाग में आएगा कि देखो इतने भाग से, देखो ऑप्शन भी इस तरीके से सेट करते हैं, ये देखो, ये देखो, जिससे आपको लगता है कि हाँ यार हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसीलिए कहते हैं कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो कंसेप्ट है, तरीका है, वो कहीं पर भी गलत नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल सही तरीके से किया करो। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आज थोड़ा फास्ट ले करके। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एक तरीका बता। ये क्वेश्चन नीट का ही है और ये मैंने जेईई 2022 के पेपर से उठाया है। नीट का जो क्वेश्चन आ रखा है उसमें q/2 था बेटा, ध्यान रखना। और यहाँ पे q की वैल्यू कितनी थी, 10, तो 10/2 कितना हो गया, 5। एक तो सीधा आप याद रख सकते हो कि कभी भी बोले कि लगने वाला फोर्स यदि मैक्सिमम हो जाए, कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। अगर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो रहा है तो वहां पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, q/2, सीधा सा आंसर। सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का तरीका भी मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। पूरा ही क्वेश्चन ही उड़ा दिया आपने तो सर। देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे करोगे। सबसे पहली चीज हम मानते हैं हमारे पास में एक चार्ज है q। अगर एक चार्ज की वैल्यू q मानते हैं तो टोटल चार्ज हमारे पास में कितना है, 10। इस 10 के कितने भाग करने हैं, तो एक भाग q है। ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा, और मैं तरीका समझाता हूँ कि मेरे पास में 10 माइक्रो कूलाम के चार्ज है। इस 10 माइक्रो कूलाम चार्ज का मेरे को कितने भाग करने हैं, बोलो 2। कितने भाग करने हैं, 2। तो एक भाग तो मैंने यहाँ पे बना दिया q और दूसरा भाग यहाँ बना दिया 10 - q। अब ये मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज हो गए, q और 10 - q। इनके बीच दूरी कितनी है बेटा, इन दोनों के चार्ज के बीच के डिस्टेंस इन्होंने दिए 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में समझ गए होंगे 10⁻² मीटर, ठीक है। अब प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देख लो। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F बराबर लगाओ, F बराबर फॉर्मूला लगाओगे दोनों के बीच में तो क्या बनेगा, K Q 10 - Q अपॉन r², यही बनेगा। तो इसको थोड़ा और अच्छे से करें तो F बराबर K अपॉन r²। r की वैल्यू कितनी है बेटा, 10⁻²। 10⁻² का स्क्वायर करके बताते थे, ये 10⁻² और इसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो क्या बच गया बेटा, 10⁻³ -q²। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा यूज में लिया है ये ध्यान रखो। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का मैथमेटिक्स का कंसेप्ट होता है जो फर्स्ट डेरिवेटिव से किया जाता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल पे कि कहाँ पे मैक्सिमा आएगा और कहाँ पे मिनिमा आएगा, और वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन बना वो किसका बना, f(q) का बना। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो f है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, एक सेकेंड, जो हमारा यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, df/dq। इसकी वैल्यू 0 करके हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन यदि x में हो तो x की वैल्यू निकालते, तो फंक्शन किस में, q में। और फिर वो चेक करने का तरीका भी होता है, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। और इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि मैक्सिमा आएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमा कह रखा है तो हम लोगों को वापस से चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके सॉल्व कर दो, खत्म। चलो सॉल्व करते हैं, df/dq। तो यहाँ से क्या बन गया बेटा, ध्यान से देखना, हमारे पास में ये पूरा का पूरा फंक्शन है d/dq ऑफ f की वैल्यू कितनी है बेटा, k/10⁻⁻⁴ और अंदर है प्यारे बच्चे 10q - q², दैट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट को बाहर भगा लीजिए, कांस्टेंट को बाहर भगाओगे तो k/10⁻⁴
फिर अंदर क्या बच के एक और ब्रैकेट बना लेते हैं, डी बाई डी क्यू टेन क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। अब देखो कांस्टेंट को हम लोग उधर 0 में भेज देते हैं। अब डी बाई डी क्यू टेन क्यू कितना बनेगा, तो 10 डी बाई डी क्यू, अब क्यू कितना बन जाएगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर का कितना बन जाएगा 2q बराबर 0। तो q बराबर कितना बन गया 10/2, यानी कितना आ गया बेटा 5 कूलम। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी बोले कि वहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लग रहा है और चार्ज के दो भाग कर दे एक ही चार्ज के, तो बताओ एक चार्ज की वैल्यू, तो दोनों चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है और कई बार पूछा भी जाता है। ये एक बार नीट के पेपर में ये 2022 का उठाया हुआ क्वेश्चन है, मेरे को याद है, मैंने लिखना भूल गया था। इस तरीके से क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से, तो इसकी वैल्यू भी मैंने बता दी, आंसर क्या होने वाला है, घबराने की ज़रूरत है नहीं, इसको अच्छे से देख लो। देखना इधर आ जाता हूँ, अच्छे से देख लो आप लोग। चलो भाई कर लो जल्दी से, लिखो फटाफट। क्या देख रहे थे चिंगोरो, नालायक हो, बदमाश, पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने लिखने का ना तरीका बदलो यार। चलो हटा दे, लिख आराम से लिख, आराम से लिख। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में, ये रहा क्वेश्चन। ये जेई के पेपर का है, 27 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 2022। इसमें इन्होंने सारी चीज़ें लिखी। देखो सवाल अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। पहले समझो कि सवाल क्या है, किस तरीके से। कुछ लोगों के दिमाग में लगेगा सर ये क्वेश्चन जो है वो संधारित्र का क्वेश्चन है, सर संधारित्र अभी पढ़ा है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, हमारे पास में एक संधारित्र की, देखो कैपेसिटर की कितनी प्लेटें होती है, 2 होती है ना, ध्यान रखना। एक पे जो चार्ज होता है, दूसरे पे उसका अपोजिट होता है। तो सबसे पहले कैपेसिटर बना लो बेटा, ध्यान से अच्छे से। ये लो बना दिया हमने सर कैपेसिटर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है कैपेसिटर के अंदर, तो दूसरी प्लेट पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और एक बात बताना, एक प्लेट के कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आता है, एक प्लेट के कारण हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है वो आता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बोला संधारित्र एक प्लेट को हटा दिया जाए, बीच में रखा है एक आवेशित कण, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक चार्ज को रखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा, तो ध्यान से देखो ये कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ रहेगी, बाहर की तरफ। और ये कैसे चार्ज है बेटा, नेगेटिव, तो इसकी तरफ। तो दोनों के इलेक्ट्रिकल फील्ड जुड़ जाएंगे, तो इसका नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना बनेगा, E1 प्लस E2। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चा, ये वैल्यू मेरी बन जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आप लोगों को पता है जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, क्यू। और आपको एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 बराबर चार्ज कौन सा दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है क्यू। ई की वैल्यू कितनी हमारे पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हमारे पास में है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अच्छे से समझो। अब हमारे पास में दूसरा केस क्या है, दूसरे केस को ध्यान से देखना। अगर दूसरे केस को ध्यान से देखें तो हमारे पास में प्लेट अब एक ही है, तो एक प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज मान लीजिए, पॉजिटिव वाली हटा दीजिए तो कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। और मान लो इस पॉइंट पे बात करो, दीजिए एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ डैश बराबर, एफ डैश बराबर कितना होता है, क्यू। तो क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए इस बार। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 के साथ में। अगर ऐसा करोगे तो क्या बनेगा, एफ डैश अपॉन 10 बराबर क्यू मल्टीप्लाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू मल्टीप्लाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एफ डैश बराबर कितना आ गया बेटा, 10 मल्टीप्लाई 1/2
यानी कितना आ गया प्यारे बच्चे 5 न्यूटन। तो इसका जो आंसर बनने वाला है हमारे पास में वो बनने वाला है प्यारे बच्चों 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन है इसके अंदर, तो यहाँ पे ये बेटा 0 न्यूटन है, ठीक है ना, ध्यान से देख लो। चलो कर लो इसको अच्छे से, देख लो अच्छे से, समझ लो फटाफट जल्दी से कर लो। अच्छा बेटा, बड़ा होशियार तू ना। चलो अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा सवाल है अगला वाला भी, ठीक है। तो हो गया होगा आई होप अच्छे से, ठीक है ना। तो राइडिंग बेच चैनल धीरे धीरे आएगा बेटा ना, सब चार चीज़ें धीरे धीरे होती है ना, टेंशन मत लिया करो, मेरे को टेंशन पसंद नहीं है। चलो इसमें ये क्वेश्चन को समझाऊंगा और समझा के क्वेश्चन को पूरे अलग पेज पे सॉल्व करूंगा, ध्यान रखना ये बात। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। इस तरीके से एक वर्ग है आपके पास, इस वर्ग के ऊपर इन्होंने बोला कि सब पर -q वैल्यू का चार्ज रखा, यानी यहाँ पे भी अगर हम चार्ज रखें तो -q, यहाँ पे भी चार्ज रखें -q, यहाँ पे भी चार्ज रखें -q, और यहाँ पे भी चार्ज रखें -q, ये इन्होंने बोला, ठीक है। इसके बाद बोला सेंटर पर एक चार्ज रख दिया हम लोगों ने, ये वाला सेंटर पे चार्ज, इस सेंटर पे चार्ज हमने जो रखा उसकी वैल्यू हमने मान ली कितनी बेटा, स्मॉल q मान ली, कितनी मान ली, स्मॉल q। सेंटर पे जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, स्मॉल q। अब बोला ये जो संपूर्ण निकाय है वो साम्यावस्था में, साम्यावस्था में हो गया, मतलब नेट फोर्सेस जिस पॉइंट पे बात करोगे वहां की नेट फोर्सेस 0 माननी है अपने को। और अगर ऐसा है तो आप लोगों को बताना है स्मॉल q की वैल्यू कितनी की। तो मैंने बोला अब यहाँ पे सेंटर पे आगे नेट फोर्स 0 मत कर देना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन था आज ही, दो चार्ज के बीच में तीसरे चार्ज को प्लेस किया था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप खुद मानो कि सब की वैल्यू अगर सेम हो जाती है -q तो सेंटर पे नेट फोर्स वैसे ही 0 आना है। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कि जब आपके पास में कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी रिंग एलिमेंट या क्लोज सरफेस होती है, उसके ऊपर सेम नेचर या सेम वैल्यू का चार्ज हो जाता है ना, तो वहाँ पे नेट 0 ही आता है सेंटर पे, तो यहाँ पे तो 0 ही आना है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, सबसे पहला काम करो, मैं आपको थोड़ा डिस्टेंस के बारे में ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में क्या ज्ञान दूंगा, तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा a, ये डिस्टेंस कितनी a, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2a। और दूसरी चीज़, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी √2a डिवाइडेड बाई 2, यानी a/√2 हो जाएगी। डिस्टेंस का ज्ञान मैंने अब आप लोगों को देख लिया। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इसकी पूरी कहानी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो वापिस एक बड़ा सा हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर लेके इसके नाम रख देते हैं, इसके नाम क्या क्या रखेंगे, ABCD, ये लो बेटा A, ये लो बच्चे B, ये लो C, ये लो बच्चे D। यहाँ पे कौन सा चार्ज है बेटा, यहाँ पे चार्ज है मेरा -q, यहाँ पे कौन सा चार्ज है बच्चे, -q, यहाँ पे कौन सा चार्ज है बच्चे, -q, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है बच्चे, -q, ठीक है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा इसको, चल ठीक है, ताकि आराम से यहाँ पे मैं डिजाइंस बनाने, यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते हैं, इसका चार्ज जो हो इधर की तरफ लिख देते हैं -q, और ये पॉइंट भी जो इधर लिख देते हैं D। किसी एक पॉइंट पे हम पकड़ा, एक सेंटर का पॉइंट भूल गए हम लोग, सेंटर का जो पॉइंट था वो था O, और इस पे चार्ज था स्मॉल q, ठीक है। अब हम किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं, पकड़ा तो ध्यान से सुनना, A के कारण इस D पे चार्ज एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, जिसका नाम होगा F(a), एक फोर्स लगेगा C के कारण F(c), एक लगेगा इस स्मॉल q के कारण, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, देखो बेटा ये यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पे जब चार्ज लगेगा तो इसकी तरफ लगेगा, इसको मिलाने वाले सेंटर लाइन जो लगेगा एफ ऑफ ओ, ए भी माइनस क्यू और ए भी माइनस क्यू, एक फोर्स लगेगा इधर, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में एफ ऑफ बी। अब हमारे पास में ध्यान से देखना, ये इतना सिस्टम यहाँ पे बन गया और इस सिस्टम को सॉल्व करके नेट फोर्स निकाल के हम लोगों को जो पूछा गया है उसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो इसको किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ ओ की वैल्यू निकालो, क्योंकि 4 फोर्स हमारे पास में है ना। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, सबकी क्रम वाइज वैल्यू निकाल देते हैं। तो सीरीज वाइज निकालना शुरू करते हैं। तो एक चीज़ देखो बेटा, किसके डिस्टेंस है हमें, एक तो ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस है हमें, यार एफ ए और एफ सी हमेशा बराबर है। तो एफ ए और एफ सी की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, वो बन जाएगी के मल्टीप्लाई क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, ये वैल्यू तो सेम बन जाएगी। उसके बाद में एफ ऑफ ओ वो कितना बनेगा, ये बनेगा के क्यू मल्टीप्लाई क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना बताया था बेटा, डिस्टेंस ये पड़ा a बाई रूट 2 बताया था, तो अपॉन a बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2k क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब कौन सा बच्चा आपके पास में, अब आपके पास में बचा एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी कैसे निकालोगे बच्चा, एफ ऑफ बी निकलेगा के क्यू मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2a का स्क्वायर, तो ये बन गया एफ ऑफ बी बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज आ गई। एक चीज़ थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका और इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालते दोनों का, एफ ऑफ सी और एफ ए का, फिर इसको और इसको ऐड करके बराबर कर दे। एक सिंपल तरीका देखो बेटा, ये एंगल कितना है बेटा 45, इसका कंपोनेंट करोगे इस पे ऐड होगा, इसका कंपोनेंट करोगे इस पे ऐड होगा, इसका कंपोनेंट यहाँ पे कैसा आएगा कॉस का, इसका भी कंपोनेंट क्या आएगा कॉस का। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट और आ जाएंगे, एक आ जाएगा सी का कंपोनेंट, एक आ जाएगा ए का कंपोनेंट, और तीनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बना ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ थोड़ा साइड में, तो यहाँ पे एक तो बना मेरे पास में एफ ऑफ बी, एक बना मेरे पास में एफ सी कोस 45 और एक मेरे पास में बना एफ ए कॉस 45 और इधर की तरफ लग रहा है एफ ओ। अब अगर नेट जीरो है तो इस पॉइंट पर इधर लगने वाले फोर्सेस और इधर लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, नेट फोर्सेस जीरो हो जाएगा। यानी एफ ऑफ ओ की जो वैल्यू हमारे पास में आएगी वो आएगी एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी कोस 45 प्लस एफ ऑफ ए कोस 45। एफ ऑफ ओ कितना है, एफ ऑफ ओ अपने निकाल रखा है बेटा 2k क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कितना है, एफ ऑफ बी हमने निकाल रखा है बेटा k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एफ ऑफ सी कितना है, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ए बराबर ही है दोनों का, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोस 45 कितना बनेगा 1 बाई अंडर रूट 2, ये भी सेम बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाई अंडर रूट 2। अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, देखो के यहाँ से सबका कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, के ने इसको मारा इसको मारा इसको मारा इसको मारा, एक क्यू इसका गया एक क्यू इसका गया एक क्यू इसका गया एक क्यू इसका गया, ए स्क्वायर सबके चले गए। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बचा 2q, यहाँ पे कितना बचा 2q बराबर, यहाँ पे एक q बचा डिवाइड में क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा बेटा q बचा बाई अंडर रूट 2 प्लस q बाई अंडर रूट 2। तो ध्यान से देखोगे तो 2q बराबर बन गया q बाई 2 और ये बन गया 1 प्लस 1 2q बाई अंडर रूट 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2q बराबर q बाई 2 प्लस अंडर रूट 2q। तो 2q बराबर बन गया बच्चे ध्यान से देखना
टू क्यू बराबर बन गया क्यू प्लस 2√2 क्यू बाई 2। तो यहाँ से क्यू की जब वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू बनेगी क्यू बराबर, ये 1/2 नीचे लेके चले जाओ, क्यू को बाहर ले लो, तो क्यू बाई 4 ब्रैकेट क्यू बाई 4 ब्रैकेट 1 प्लस 2√2। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा लास्ट। अच्छा सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल है, अच्छे वैरायटी का क्वेश्चन है। जेई के सारे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, कंसेप्ट जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा ध्यान रखा करो। तो आएगा क्यू बाई 4 1 प्लस 2√2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसके अंदर? ध्यान से ये पढ़ा बेटा, सही है हमारा क्वेश्चन। तो एक बार ये कंसेप्ट देख लो, डिस्टेंस का कंसेप्ट, और इसके बाद मैंने जो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, मैंने हमेशा बोलता हूँ अगर सामने में कहते हैं तो आप किसी भी एक पॉइंट पे जाके सॉल्व किया करो। इस पॉइंट पे सॉल्व किया, हमने क्या किया, इसके कंपोनेंट कर दी, तो ये कंपोनेंट इस पे आ गया, ये कंपोनेंट इस पे आ गया, तो 1 2 3 कंपोनेंट यानी 3 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो हमने तीनों को ऐड कर दिया। और इसके सामने जो वेक्टर है वो F नॉट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सामने की, तो इधर वाले फोर्सेस और इधर वाले फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आगे से ध्यान रखना। इस तरीके से अच्छे से देख लो। अच्छा सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल। इसी तरीके के क्वेश्चन करो। जेईई मेंस के जितने भी 200-250 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के बनते हैं ना, अगर वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो नीट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं बना है, चाहे पेपर कैसा भी बना है। वो एग्जामिनर को बोलो जितना टफ बना सकता है बना ले तू पेपर। ये बात आप एक बात ध्यान रखो। इसलिए हम लोग जेईई के अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं ले सकते बेटा, 200-300 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक टॉपिक के। जेईई बहुत सवाल पूछती है, क्योंकि उसकी शिफ्ट भी होती है 2 से 3, और दूसरी चीज़ साल में 2 बार भी करवाती है। तो अपना एक ही पेपर होता है साल में 1 बार, वो भी सबके लिए सेम होता है। अब इनका तो पेपर भी अलग अलग होते हैं और 2 बार हो जाते हैं साल में, तो सोचो क्वेश्चन तो कितने होंगे, 25-24 के क्वेश्चन उठा लोगे ना, वो भी 100 के अक्रॉस जाते हैं, है ना, ध्यान रखना। चलो तो फिर फाइनली आज का सेशन एंड करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस कंटेंट को बनाया और वीडियो को शॉर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन की अच्छी रखी, अच्छे क्वेश्चन लिए, ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को करके कंसेप्ट को क्लियर करो। इस सीरीज का एक ही मकसद है, आप अपना कंसेप्ट अच्छा बनाओ। कंसेप्ट आप लोगों ने जो पढ़े, कहाँ आपकी कमी रही, उसको ठीक करो, और उसको ठीक करते हुए आप अच्छे से क्वेश्चन को करें, लगे रहे, मस्त रहे, बढ़िया रहे, अच्छे से क्वेश्चन करें। धन्यवाद, आज विदा लेते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, कुछ करके दिखाइए अपने पेरेंट्स के लिए। बंद नहीं किया।